हेलो एवरीवन, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं साहित्य परिवार। तो दोस्तों, साहित्य परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग नाटकों के विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोग पता ही है, जो पार्ट 3 है, नाटकों के विभाजन का हम लोग पार्ट तीसरा करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग नाटकों का विभाजन 3 प्रकार से बताया था। कौन कौन सा? एक प्रसाद पूर्व युग था, एक प्रसाद युग था, एक प्रसादोत्तर युग था। प्रसाद पूर्व युग 2 भागों में विभक्त था, एक भारतेंदु युग में, एक द्विवेदी युग में, जो हम लोगों ने पढ़ लिया है। प्रसाद पूर्व युग का हम लोगों ने 2 क्लास में पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसाद युग के बारे में। प्रसाद युग में कौन कौन से प्रमुख नाटककार हैं, उनके कौन कौन से नाटक हैं, उन सब के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बने रहिएगा इस क्लास में। तो बिना देर के हम लोग चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि प्रसाद पूर्व युग हम लोगों ने पढ़ लिया है। हम लोग प्रसाद युग के बारे में पढ़ेंगे। प्रसाद युग में आते हैं जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक। जयशंकर प्रसाद के प्रमुख नाटक आते हैं, उनको देख लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो उसको देख लेते हैं। उसके बाद फिर आगे अन्य नाटककार को देखेंगे और उनके नाटकों को भी देखेंगे। देखिए, प्रसाद के नाटक जो हैं, पहले आते सज्जन। इसका जो प्रकाशन 1910 है और इसका जो वर्ण विषय है, इसे महाभारत के कथानक पर आधारित है। सज्जन नाटक जो वह महाभारत के कथानक पर आधारित नाटक है। दूसरा नाटक इनका कल्याणी परिणय, जिसका प्रकाशन वर्ष 1912 है और इसका जो वर्ण विषय है, चंद्रगुप्त चाणक्य व विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस की कथा इसमें वर्णित है। कल्याणी परिणय में पूछता भी है कि कल्याणी परिणय का वर्ण विषय क्या है, तो ये आपको याद रखना है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स मैंने बनाया है, ये नेट जेआरएफ की दृष्टि की बुक आती है, वहाँ से मैंने इसको रखा है। इस प्रसाद पूर्व युग को और प्रसाद युग को और प्रसादोत्तर युग को, ये मतलब कि ये नोट्स जो है, ये दृष्टि की बुक आती है नेट जेआरएफ की, वहीं से मैंने उठाकर रखा है। मैं आपको पहले बताता हूँ। देख, करुणालय की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1912 है। इसके वर्ण विषय की अगर बात करें तो पितृभक्त सुनहसेप एवं राजकुमार रोहित की पौराणिक कथा का चित्रण इसमें किया गया है करुणालय में। प्रायश्चित की बात करें तो 1913 और इसका जो वर्ण विषय, इसमें जयचंद की मृत्यु की घटना का गैर ऐतिहासिक वर्णन तथा साथ ही पृथ्वीराज एवं शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का वर्णन है। राजश्री की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1915 है और इसके वर्ण विषय की अगर बात करें तो हर्षचरित तथा चीनी यात्री हैंसांग की कथा को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है ये राजश्री में जो है हर्षचरित तथा चीनी यात्री हैंसांग की कथा को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि आसानी रहेगी आपको पढ़ने में। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, उसके बाद जब नोट्स बनाना हो तो मतलब कि इसको रखे रहिएगा, बाद में आप लोग उसको देख के नोट्स बना लीजिएगा। विशाख की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1921 है और कल्लड़ इसका जो वर्ण विषय, इसमें कल्लड़ की प्रसिद्ध कृति राज तरंगड़ी की शुरुआत भाग के आधार पर लिखा गया नाटक है। विशाख जो है, इसमें कल्लड़ की प्रसिद्ध कृति जो है राज तरंगड़ी, उसकी शुरुआती भाग के आधार पर लिखा गया नाटक है विशाख। देखिए, सारे के सारे नाटक किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। आप लोग दिमाग में रखिएगा। अजातशत्रु, इसका प्रकाशन वर्ष 1922 है और इसका जो वाणिज्य विषय है 4 राज्यों, जिसमें मगध, काशी, कौशाम्बी व कौशल को आधार बनाकर लिखा गया नाटक है। अजातशत्रु जो है, इसमें 4 राज्यों को आधार बनाकर लिखा गया नाटक। कौन कौन से 4 राज्य हैं? एक है मगध, एक है काशी, एक है कौशाम्बी, एक है कौशल। जिसमें मगध चारों राज्य के केंद्र में है। इसमें मगध क्या है? चारों राज्य के केंद्र में है। जनमेजय का नागयज्ञ, जिसका प्रकाशन वर्ष 1926 है और इसका जो वाणिज्य विषय है महाभारत की कथा पर आधारित जनमेजय के सर्प यज्ञ तथा आर्य और नाग की परस्पर मित्रता का इसमें चित्रण किया गया है। जनमेजय का नागयज्ञ। कामना की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1927 है और इसका जो वाणिज्य विषय है, इसमें प्रसाद का सर्वथा मौलिक नाटक, प्रसाद का सर्वथा यह मौलिक नाटक है कामना,
जिसमें भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पूछ देगा कि किस नाटक में भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, मतलब जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में भावनाओं को पात्र के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो वो कामना में किया गया है। ठीक। स्कंदगुप्त की अगर बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1928 है और इसके वर्ण विषय की अगर बात करें तो भारतीय व यूरोपीय नाटकों का समन्वय है। इसमें जो स्कंदगुप्त में भारत व यूरोपीय नाटकों का समन्वय इसमें किया गया है। इसमें कुमारगुप्त के विलासी साम्राज्य की आंतरिक स्थिति का चित्रण है। स्कंदगुप्त हमारे सिलेबस में भी लगी हुई है एक घूंट, जिसका प्रकाशन वर्ष 1930 है और इसका मेरा विषय है कि आनंदवादी दर्शन का व्यवहारिक रूप इसमें दिखाया गया है। चंद्रगुप्त 1921 हमारे सिलेबस में लगी हुई नाटक है। यह वर्ण विषय की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त तथा चाणक्य का अत्याचारी नंद तथा विदेशी यूनानियों से संघर्ष का चित्रण किया गया है। चंद्रगुप्त में चाणक्य का अत्याचारी नंद तथा विदेशी यूनानियों से संघर्ष का चित्रण किया गया है। ध्रुव स्वामी 1933। इसके वर्ण विषय की अगर बात करें तो गुप्त वंश की स्त्री पुनर्विवाह वाली ऐतिहासिक घटना के आधार पर स्त्री चरित्र के सशक्तिकरण पर बल दिया गया है ध्रुव स्वामी में, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। देखिए, अब थोड़ा थोड़ा हम नाटक के बारे में देख लेते हैं कि उसके मतलब कि उसमें क्या खासियत है, उसके मतलब कि वर्ण विषय तो हम लोग देख ही लिए हैं, तो उसके कुछ विषय के बारे में देख लेते हैं। विशेष उसके क्या विषय है उसके बारे में देख लेते हैं। देखते हैं। देखिए, लिखा है कि करुणालय एक गीति नाट्य भी है। क्या ये गीति नाट्य है जो पहली बार द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। पहली बार किस में प्रकाशित हुआ था? द्वंद्व पत्रिका में प्रकाशित हुआ था ये करुणालय। करुणालय में जयशंकर प्रसाद ने अमित्राक्षर अरेल्य छंद का प्रयोग किया गया है। किस छंद का? अमित्राक्षर अरेल्य छंद का प्रयोग किया गया है। राजश्री की अगर बात करें तो प्रसाद के नाटक राजश्री के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। प्रसाद के नाटक राजश्री के 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। पहला संस्करण नाटिका शैली में लिखा गया है तो दूसरा परिवर्तित नाटिका के समीप जान पड़ता है। जो राजश्री नाटक है उसके 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। पहला संस्करण नाटिका शैली में लिखा गया है और दूसरा जो है परिवर्तित नाटकों के समीप जान पड़ता है। लिखा है प्रसाद अपने नाटक राजश्री के संदर्भ में लिखते हैं कि इस दृश्य काव्य का पूर्व रूप इंदु में पहले निकला। इस दृश्य काव्य का जो पूर्व रूप था वो किस में निकला? इंदु में पहले निकला, फिर चित्राधार के संग्रह में पुनर्मुद्रित हुआ। एक प्रकार से मैं इसे अपना प्रथम ऐतिहासिक रूपक समझता हूँ। उस समय अपूर्ण ही था। इसके वर्तमान रूप कुछ परिवर्तित और परिवर्धित है। विशाख की अगर बात करें विशाख नाटक की तो विशाख में एक स्त्री और उसकी 2 प्रेमियों की कथा का चित्रण के साथ बौद्ध भिक्षुओं की चरित्रित दरिद्रता एवं पतनोन्मुखता का भी चित्रण मिलता है। विशाख नाटक में प्रसाद पर कहीं कहीं थिएट्रिक कंपनियों के नाटकों की छाया दिखाई देती है। मतलब लिखा है कि विशाख में एक स्त्री और उसके 2 प्रेमियों की कथा का चित्रण के साथ साथ बौद्ध भिक्षुओं की जो चारित्रिक दरिद्रता है उसके पतोन्मुखता का भी चित्रण मिलता है। कोई शब्द मतलब बोलने में दिक्कत होती है तो आप लोग मतलब थोड़ा समझ सकते हैं। नाटक में प्रसाद पर कहीं कहीं थिएट्रिक कंपनियों के नाटकों का छाया दिखाई देता है। अजातशत्रु की अगर बात करें तो इसमें लिखा है कि आलोचक दशरथ ओझा ने अजातशत्रु के संदर्भ में लिखा है कि किसने लिखा है? दशरथ ओझा ने लिखा है अजातशत्रु के संदर्भ में। प्रसाद ने विविध घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध करने का जो प्रथम प्रयास किया उसमें उन्हें सफलता मिली। इसी कारण वे आगे चलकर समग्र उत्तरी भारत के विविध राज्यों की अनेक घटनाओं को एक सूत्र में ग्रथित कर स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त नाटक लिखने में सफल हुए। अजातशत्रु नाटक इस नए प्रयोग की प्रथम कृति होने से विशेष महत्वपूर्ण है।
ये किसने लिखा है? ये दशरथ ओझा ने लिखा है। जन्मेजय का नाग्यज्ञ। जन्मेजय के नाग्यज्ञ अगर इसकी नाटक की बात करें तो प्रसाद ने प्रथम बार इस नाटक में आर्यों और अनार्यों के युद्ध का वर्णन किया गया है। प्रसाद ने इस नाटक में पहली बार आर्यों और अनार्यों के युद्ध का वर्णन किया गया है। इस नाटक में प्रसाद जीवन की पूर्णता का आधार आस्तिकता को मानते हैं। आस्तिकता को मानते हैं। इस नाटक में प्रसाद जीवन की पूर्णता का आधार आस्तिकता को मानते हैं। कामना नाटक की अगर बात करें तो इसे रमेश चंद्र शाह ने कामायनी का पूर्वराग कहा है। कामना को पूर्वराग किसने कहा है? तो रमेश चंद्र शाह ने कहा है। कामना नाटक प्रबोध चंद्रोदय की शैली के आधार पर बना कर लिखा गया नाटक है। प्रसाद के अन्य नाटकों की भांति इस नाटक में इतिहास की कथा का आधार नहीं बनाया गया। प्रसाद के अन्य नाटकों की भांति इस नाटक में इतिहास की कथा को आधार नहीं बनाया गया, बल्कि यह पूर्णतः कल्पना पर आधारित नाटक है। कामना जो है वो पूर्णतः कल्पना पर आधारित नाटक है। इस नाटक में आधुनिक सभ्यता की कृत्रिमता के प्रभाव के विरोध के साथ मानव व प्रकृति के प्रेम सामंजस्य का चित्रण मिलता है। परोक्ष रूप से इस नाटक पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। पूछ देगा कि परोक्ष मतलब महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव किस नाटक पर है, तो वह है कामना नाटक पर। कामना नाटक की हम लोग बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम लोग कामना पढ़ रहे हैं ना। कामना नाटक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लिखा है कि परोक्ष रूप में इस नाटक पर महात्मा गांधी के विचारों का प्रभाव देखा जा सकता है। कामना नाटक पर। कामना प्रसाद के संस्कृति प्रधान नाटक है, जबकि अन्य नाटक चरित्र प्रधान है। कामना नाटक जो है वो प्रसाद का संस्कृत प्रधान नाटक है, जबकि अन्य नाटक का एक चरित्र प्रधान है। बाबू गुलाब राय ने लिखा है कि कामना में विचार गंभीरता है, सफल चरित्र चित्रण है, भाषा में माधुर्य और कल्पना में कोमलता है। मतलब गुलाब राय लिखते हैं कि कामना में विचार गंभीरता है, सफल चित्रण है, भाषा में माधुर्य और कल्पना में कोमलता है। और दशरथ ओझा लिखते हैं कि कामना में जिस प्रतीकात्मक शैली का सूत्रपात हुआ है, यह आगे चलकर आंसू, प्रतिध्वनि और एक घूंट, आंसू जो काव्य है, प्रतिध्वनि जो कहानी है, और एक घूंट जो नाटक है, उसमें विकसित हुए। उसमें क्या हुई? उसमें विकसित हुई और वही कामायनी में प्रस्फुटित हो उठी। मतलब दशरथ ओझा लिखते हैं कि कामना में जिस प्रतीकात्मक शैली का सूत्रपात हुआ है, वही प्रतीकात्मक शैली का जो सूत्रपात है वो आंसू में हुआ, जो काव्य है, प्रतिध्वनि में जो कहानी है, और एक घूंट जो नाटक है उसमें भी विकसित हुआ, और वही कामायनी में प्रस्फुटित हो उठती है। स्कंदगुप्त की अगर बात करें, स्कंदगुप्त नाटक में, तो प्रसाद ने अपने नाटक स्कंदगुप्त में भारत तथा यूरोप दोनों की नाट्य कलाओं का समावेश किया है। इस ऐतिहासिक नाटक में राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ पारिवारिक घटनाओं भी जीवन को प्रभावित करती है। इस नाटक में पुरुष पात्रों को सद्मार्ग दिखाने का कार्य स्त्री पात्र करती है। इस दृष्टि से इस नाटक में स्त्री पात्रों का विशेष महत्व है। चंद्रगुप्त की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त प्रसाद की नाट्य रचना की शिखर बिंदु है। चंद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रसाद की नाट्य रचना का शिखर बिंदु है। ध्रुव स्वामिनी की अगर बात करें तो इसमें स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है। पहले मतलब पुनर्विवाह नहीं होता था ना, जब किसी स्त्री का अगर पति मर जाता तो पहले पुनर्विवाह नहीं होता था, तो इसीलिए तो जयशंकर प्रसाद ने इस नाटक में, ध्रुव स्वामिनी नाटक में, स्त्री पुनर्विवाह का चित्रण किया गया है। साथ ही स्त्री पात्रों के सशक्तिकरण का चित्रण मिलता है। भाषा की दृष्टि से यह नाटक प्रसाद के अन्य नाटकों के विपरीत बोलचाल की भाषा के करीब है। भाषा की दृष्टि से यह नाटक जो है प्रसाद के अन्य नाटकों के विपरीत, इसमें बोलचाल की भाषा के करीब यह नाटक है, ध्रुव स्वामिनी नाटक। ठीक, तो आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, और आगे मतलब कि हम लोग देखेंगे प्रसाद युग के अन्य नाटककार के बारे में और उनके नाटकों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।